आज मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। बस 3 कहानियाँ एंड दैट्स इट। हो सकता है ये 3 कहानियाँ आपका भी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दें। मेरी पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। मैंने रीड कॉलेज से एडमिशन के 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट कर दिया। हालांकि उसके बाद भी मैं 18 महीने कॉलेज जाता रहा, जिसके बाद मैंने फाइनली कॉलेज जाना बंद कर दिया। पर आखिर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया क्यों? एक्चुअली सबकी शुरुआत तब से हुई जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी जो बायोलॉजिकल मदर थी वो एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो चाहती थी कि मुझे कोई अडॉप्ट कर ले, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसे पेरेंट्स ही अडॉप्ट करें जो कि कॉलेज ग्रेजुएट्स हों। और सब कुछ डिसाइड हो गया। मुझे एक लॉयर और उनकी वाइफ ने अडॉप्ट करने का वादा कर लिया। और जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने अपना फैसला बदल लिया, ये कह के कि उन्हें एक बेटी चाहिए। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो कि वेटिंग लिस्ट में थे उन्हें कॉल किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या वो मुझे अडॉप्ट करेंगे, जिस पर उन्होंने खुशी खुशी कहा कि ज़रूर। मगर मेरी बायोलॉजिकल मदर को इस बात का बाद में पता चला कि मेरी मदर कभी कॉलेज नहीं गई थी और मेरे फादर तो हाई स्कूल ग्रेजुएट भी नहीं है। इसलिए उन्होंने फाइनल अडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के प्रॉमिस के बाद वो मान गई, और ऐसे मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 17 साल बाद वो दिन भी आया जब मैं कॉलेज गया। फिर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया और मेरे मिडिल क्लास पेरेंट्स की सारी सेविंग्स मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने तक कॉलेज जाने के बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे इसमें किस तरह हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स के लाइफ लॉन्ग सेविंग्स खर्च करते जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला किया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस वक्त तो ये डिसीज़न काफ़ी डरावना था, पर जब आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के रूम में फर्श पर सोने लगा। मैं कोक की केन्स लौटाकर जो उससे पैसे मिलते थे उससे खाना खाता था। मैं हर दिन संडे 7 किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी इंट्यूशन की वजह से सीखा वो मेरे लिए बाद में प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। उस वक्त रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। क्योंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और सीखूंगा इसे कैसे लिखते हैं। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर के बीच पे स्पेस वेरी करना, और किसी टोपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है ये भी सीखा। ये सब माइंड ब्लोइंग था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसको साइंस के थ्रू कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये मुझे काम बहुत अच्छा लगने लगा। उस वक्त इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि इसका यूज़ कभी मैं अपनी लाइफ में भी करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन किया और मैक खूबसूरत टोपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट होते ही नहीं, और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फॉन्ट होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तो फ्यूचर में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झाँककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास देखकर ये समझ सकते हैं कि मेरे साथ उस वक्त ऐसा क्यों हुआ। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपको फ्यूचर में ज़रूर हेल्प करेगा। आपको किसी न किसी चीज़ में यकीन करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी ज़िंदगी या अपने काम में। क्योंकि इस बात में यकीन रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको हर वो काम करने की हिम्मत देगा जो आप अपने दिल से करना चाहते हो, तब भी जब दुनिया से अलग आप अपने ही बनाए हुए रास्ते पर चल रहे होंगे, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के बारे में है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि जो मैं लाइफ में करना चाहता था उसका एहसास मुझे बचपन में ही हो गया। जब मैं 20 साल का था तो मैंने बॉस के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की।
हमने बहुत मेहनत की और 10 साल के अंदर एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 एम्प्लॉयज़ की हो गई। जब मैं 30 का हुआ तो हमने अपनी फाइनेस्ट ऑफ क्रिएशन मैकिन्टॉश को रिलीज़ किया, मगर उसके बाद मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। भला जो कंपनी आपने ही खड़ी की हो, आप उसी से कैसे निकाल दिए जा सकते हैं? जब एप्पल ग्रो हुई तो मैंने एक ऐसे इंसान को हायर किया जो मुझे लगा कि बहुत टैलेंटेड है और कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और लगभग 1 साल तक हुआ भी ऐसा ही। सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही चला, पर जैसे जैसे हमारा फ्यूचर विजन बढ़ा कंपनी को लेके, हमारे रास्ते अलग अलग होते चले गए और अनफॉर्चुनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी साइड ली और मुझे ही कंपनी से निकाल दिया और साथ ही बहुत ही जलील भी होना पड़ा। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत, मेरा विज़न, सब कुछ एक ही झटके में मुझसे छीन लिया गया हो, और ये बहुत ही तकलीफ का वक्त था। कुछ महीनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अब आगे क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपनी पहले की जनरेशन्स के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे ऐसा हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर बन चुका था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं आज भी पैशनेट हूँ। एप्पल से भले ही मुझे निकाल दिया गया हो, पर इसकी वजह से मेरे पैशन में ज़रा भी कमी नहीं आई है। मैं रिजेक्ट ज़रूर हुआ हूँ, पर अभी भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इस नेगेटिविटी को हटाकर एक बार फिर से ज़ीरो से शुरुआत करने का सोचा। मैंने तब नहीं सोचा था, पर मुझे अब लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब एक बिगनियर होने के हल्केपन में बदल गया था, जिसको किसी भी फ्यूचर इवेंट की श्योरिटी नहीं होती। अब मैं अपने आप को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपने लाइफ के सबसे क्रिएटिव फेज में आ पाया, और अगले 5 सालों में मैंने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की। और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चल के मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और इस वक्त ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि एप्पल को मजबूरन नेक्स्ट को खरीदना पड़ा और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल जो हमने नेक्स्ट में टेक्नोलॉजी डेवलप की उसी को यूज़ करता है, और लॉरेंस और मेरी एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली है। आज ये चीज़ पूरी तरह क्लियर है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मैं आज इस मुकाम तक ना पहुंचता। ये कड़वी दवाई थी, पर शायद पेशेंट को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है, लेकिन कभी मायूस मत होइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम को लेके हमेशा से पैशनेट था। आई लव माई वर्क। आप रियली क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। जितना एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढना ज़रूरी है, उतना ही अपने काम को ढूंढना भी ज़रूरी है जिसको आप वाकई करना पसंद करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है, और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना सच में एंजॉय करते हो। और अगर आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसकी तलाश जारी रखिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तो आपको उसका खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो वक्त के साथ साथ और भी अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए कीप फाइंडिंग, डोंट स्टॉप। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, अगर आप अपनी ज़िंदगी का हर दिन ऐसे ही जिए जैसे ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिलो दिमाग पर एक इम्प्रेशन बना दिया, और तब से पिछले 33 सालों में हर दिन सुबह शीशे में अपने आप को देखा है और ख़ुद से ये सवाल किया है, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब कई दिन तक जवाब नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि आप बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कह देंगे मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तो सारी एक्सपेक्टेशन, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है, और बस वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन इस दुनिया से चले जाना है किसी चीज़ के खो जाने के डर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यही एक लाइफ मिली है, ऐसा कोई रीज़न नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें क्लियरली विजिबल था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। उस वक्त तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आखिर पैनक्रियाज होते क्या है।
डॉक्टर ने लगभग यकीन से कह दिया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और अब बस मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, खाली 3 से 6 महीनों का। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप अपने मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब आप अपनी फैमिली से जो बातें अगले 10 साल में करते वो कुछ महीनों में कर लीजिए, ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो, और सबको एक आखिरी गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन वहीं निकाल दिया। फिर शाम में मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ मेरे गले के रास्ते स्टमक से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक निडल से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो इस पूरे प्रोसीजर के वक्त वहाँ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने जब माइक्रोस्कोप से उन सेल्स को एग्जामिन किया तो डॉक्टर रोने लगा, क्योंकि उससे पता चला कि मुझे एक बहुत ही रेयर किस्म का पैनक्रिएटिक कैंसर था जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता था। मेरी सर्जरी हुई और अब मैं थैंकफुली बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इससे पहले कभी मौत के इतना करीब नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ डिकेड्स तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी यकीन से कह सकता हूँ कि डेथ एक यूज़फुल और एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि वो लोग जो हेवन जाना चाहते हैं वो भी नहीं। फिर भी मौत एक वो मंजिल है जो हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है, और इस वक्त नए आप हैं। पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यही सच है। आप इस दुनिया में लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर वेस्ट मत करिए। बेकार की सोच में मत पड़िए, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के नॉइस के शोर में अपने थॉट्स, अपनी इंट्यूशन, अपने इंटरेस्ट को मत डूबने दीजिए। जब मैं छोटा था तो एक वंडरफुल पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग, जो कि मेरी जनरेशन्स की बाइबल में से एक थी, इसे स्टीवर्ट ब्रायन नाम के एक इंसान जो कि मेलॉन पार से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, उन्होंने बनाया था। और उन्होंने इसे पोएटिक टच देकर बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। ये 60s की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिकेशन नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलोराइड कैमरास की हेल्प से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था जैसे गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले। वो एक आइडियलिस्टिक था, अच्छे टूल्स और महान आइडियाज से भरा हुआ था। स्टीफर्ड और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और लास्ट में एक फाइनल इशू निकाला। ये मिड 70s की बात थी और तब मैं एक यंग स्टूडेंट ही था। फाइनल इशू के बैक कवर पर पुरानी सड़क का एक फोटोग्राफ था, जो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पर अगर आप एडवेंचरस हो तो ज़रूर किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे। और उस पिक्चर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है और मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच।